जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है बुढ़ापे की अंधेरी रात। जनवरी का महीना बर्फीली हवाओं के साथ हड्डियों को गला देने वाली कड़ाके की भयंकर सर्दी में एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठा ठिठुर रहा था। अपने आप को उस ठंड से बचाने के लिए उसने एक पतली सी शॉल अपने ऊपर ओढ़ी हुई थी। उस शॉल के नीचे उसका कुछ मामूली सा सामान था। वह आदमी उस कड़कती ठंड में कभी अपने पैरों को तो कभी अपने सर को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। इस आदमी का नाम सोहन लाल था और यह आदमी हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके नाम में आने वाली सोने की तरह ही इसके पास ना जाने कितने सोने चांदी के ज़ेवरात हुआ करते थे, पर वक्त की मार ऐसी पड़ी कि इसके पास कुछ न रहा और यह आदमी पैसे पैसे पर तरस गया। और आज यह हालत है कि यह आदमी दूसरों के आगे हाथ फैला फैला कर खाना मांग मांग कर खाता है। जब सोहन लाल तेज बर्फीली हवाओं से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, तभी एक न्यूज़ रिपोर्टर विनय कुमार की गाड़ी वहां आकर रुकी। वे गाड़ी से उतरते हुए अपने मित्र से बोले, अभी मीटिंग शुरू होने में थोड़ा समय शेष है, चलो एक एक कप कड़कती ठंड में चाय पी लेते हैं। बर्फीली ठंडी तेज हवाएं, रूह को कपा देने वाली तेज सर्द हवाएं चल रही थीं, जो कि सोहन लाल जी को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तभी वे अपने सामान में से एक फटी हुई स्वेटर निकालकर खुद को ढकने की कोशिश कर रहे थे, जिसे विनय और उसके मित्र बड़े ही गौर से देख रहे थे। उस स्वेटर को पहनने के बाद भी वह व्यक्ति ठंड से कँप-कँपा रहा था, क्योंकि वह पुराना घिसा पिटा हुआ स्वेटर भी उसे तेज हाथ पैरों को गला देने वाली ठंड से बचा नहीं पा रहा था। विनय कुमार जी जब ठंड से उसे ठिठुरते हुए देखते हैं, तब उन्होंने सोचा शायद चाय से इस बुजुर्ग की कुछ मदद हो जाए। इसलिए वह पास की टपरी पर जाकर 2 चाय बनवा कर लेकर आए और उन्होंने चाय ली। चाय लेकर उस बुजुर्ग की तरफ आगे बढ़े। आगे बढ़कर उन्होंने चाय का एक कप उस बूढ़े आदमी की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो बाबा, चाय पी लो, इससे आपकी सर्दी कुछ कम हो जाएगी और आपको राहत मिलेगी। सोहन लाल जी ने हाथ आगे बढ़ाकर विनय का धन्यवाद करते हुए चाय का कप ले लिया। चाय पीते पीते विनय ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में और जानना चाहा। विनय भी वहीं उस बूढ़े आदमी के पास में ही बैठ गया, क्योंकि विनय एक न्यूज़ रिपोर्टर था। अपनी न्यूज़ के जरिए लोगों की मदद करना ही उसका काम था। उसने तुरंत मोबाइल का कैमरा ऑन करके उस बुजुर्ग व्यक्ति से बात करना शुरू किया। बाबा, आप यहाँ रहते हैं? आपका कोई बेटा बेटी, मेरा मतलब आपका कोई परिवार नहीं है क्या, जो आप इस तरह रह रहते हैं, वह भी ऐसे मौसम में? तब सोहन लाल जी चेहरे पर उदासी, अकेलापन और चिंता का भाव लिए हुए बोले, बेटा, मेरा कोई नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। अगर कोई होता तो मैं भला दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा होता, या ये कहूँ कि मेरा भरा पूरा परिवार है, पर मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है, इसलिए दर दर में ही भटक रहा हूँ। तब विनय अपने मन में उठते हुए सवालों को शांत करने के लिए सोहन लाल जी से कहता है, बाबा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपका भरा पूरा परिवार है पर आपका अपना कोई नहीं है? अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। सोहन लाल जी ने अपने बारे में विनय को बताना शुरू किया। वह बोले, बेटा, मेरा नाम सोहन लाल है और मैं किसी समय इस शहर का जाना माना व्यापारी हुआ करता था। उस समय मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, जिसके कारण सभी लोग मेरे आगे पीछे नाचते थे। नौकर की तो बात छोड़ो, परिवार का हर एक सदस्य भी मेरी बात मानता था। मेरे परिवार में 2 बेटे, 2 बहुएं और पोता पोती हैं, लेकिन कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरी बात काट सके। घर में वही हुआ करता था जो मैं निश्चित कर दिया करता था। किसी समय मेरी बात जैसे पत्थर की लकीर होती थी। घर के सभी लोग मेरी बात मानते थे। उस समय
पर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। किंतु एक दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसके कारण मैं काम पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहा था। धीरे धीरे मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके कारण मुझे 15 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा, जिसके कारण व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया। और जब 15 दिनों के बाद मैं अस्पताल से अपने घर लौटा तो मैंने अपने बेटों से ऑफिस के काम की सारी जानकारी मांगने लगा। तब मेरे बड़े बेटे ने यह कहकर टाल दिया कि पापा, पहले आप थोड़ा ठीक हो जाइए, उसके बाद जो भी हिसाब किताब है वह देख लीजिएगा। मुझे भी लगा कि ठीक ही है, अब बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वे बाहर भीतर का काम देख सकें, तो ऐसे में मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तब मेरे बड़े बेटे ने कहा, पापा आप निश्चित रहें, मैं सब काम संभाल लूँगा। आपके साथ रहकर काम करते करते इतना तो मैं सीख ही गया हूँ कि आपकी गैर हाजिरी में आपका नाम और आपका काम दोनों संभाल सकूँ। तो आप निश्चित रहिए, मैं सब संभाल लूँगा। बेटे की जिम्मेदारी भरी बातें सुनकर मैं निश्चित हो गया। लेकिन 20 दिन बाद जब मैं ऑफिस पहुँचा तो मैंने अपने बेटे से ऑफिस के सभी कामों का हिसाब किताब मांगा। जब मैंने हिसाब चेक किया तो पाया उसमें लाखों का गबन किया हुआ था। मैंने अपने बेटे से इस बारे में पूछा तो उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे थोड़ा सा धमका दिया। मैंने उससे यही कहा कि ऑफिस में जब तुम रोज आते हो तो तुम्हें इतना भी होश नहीं कि लाखों रुपए कहाँ चले गए। तुम्हारी मर्जी के बिना ऐसे कोई व्यक्ति ऑफिस से इतने पैसे गायब कैसे कर सकता है और तुम्हें पता भी ना चला। इस तरह से तुम व्यापार को कैसे संभाल पाओगे? अरे इस तरह तो तुम एक छोटी सी दुकान भी नहीं संभाल सकते। व्यापार तो बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा बेटा उस वक्त मुझे घूरता हुआ वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद से उसने ऑफिस आना बहुत कम कर दिया और यदि वह ऑफिस आता भी था तो मेरे सामने नहीं आता था। फिर एक दिन मैंने घर जाकर उससे बात की और उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। यदि वह इस तरह से काम करेगा तो भविष्य में वह मेरा व्यापार कैसे संभाल सकेगा। उसे यदि यहाँ व्यापार संभालना है तो अभी से उसे इस चीज़ के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए और मेरे साथ रहकर अभी उसे और सीखने की ज़रूरत है। उस वक्त उसने गर्दन हाँ में हिला दी और अगले दिन वह रोज़ाना ऑफिस जाने लगा। प्रतिदिन की तरह मैं ऑफिस पहुंचा तो देखा मेरी चेयर पर मेरा बड़ा बेटा बैठा हुआ है। वह मेरी मेज पर पैर रखकर बैठा था जहां बहुत सारे कागजात थे। उस तरह देखकर मैं उस पर चिल्ला बैठा। मैंने उससे कहा, तुम्हें इतनी सी भी तमीज़ नहीं है? यह तुम किस तरीके से ऑफिस में बैठे हो? भला मेज पर पैर रखकर कौन बैठता है? तुम्हें इतनी तमीज़ तो होनी ही चाहिए। अरे यह हम जैसे ना जाने कितने मजदूर लोगों की रोजी रोटी है जिस पर तुम आराम से पैर फैलाकर बैठे हुए हो। तब वह अपनी उंगली मुंह पर रखता हुआ बोला, श्श्श, इतना चिल्लाते हो, चुपचाप बाहर जाकर बैठ जाओ और हाँ, बाहर जाकर दरवाज़ा बंद कर देना। बेटे के मुंह से यह सुनकर सोहनलाल जी बेसुध होकर बाहर खड़े रह गए और चौंकते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, यह सब क्या बक रहे हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या बक रहे हो? तुम्हें अकल नहीं है? मैं तुम्हारा बाप हूँ, कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारा हुक्म मानो। आया समझ? निकलो मेरे केबिन से अभी की अभी इसी वक्त, वरना गार्ड से धक्के मार के निकलवा दूंगा। तब उनका बड़ा बेटा तेज आवाज में गार्ड को आवाज़ लगाते हुए बोला, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, निकालो इस बुढ़े को यहाँ से बाहर, और आज के बाद ये यहाँ दिखा तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। और तब सिक्योरिटी गार्ड ने ना चाहते हुए भी सोहनलाल जी को धक्के मारकर ऑफिस से बाहर कर दिया। पूरी तरह से लाचार हो चुके थे। घर पहुँचे तो वहाँ भी उनकी बहू ने उनसे खाने को कहा और अपने कमरे में चली गई। देखते देखते ही उनकी तो पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। ऑफिस के बाहर निकलते समय
उनके बेटे ने बताया था कि अभी 3 महीने पहले ही अपने पिता से साइन करवाकर धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी और अब वही इस कंपनी का मालिक था। इसलिए अब सोहनलाल जी कुछ नहीं कर सकते थे। अब वह पूरी तरह से अपने बेटों के ऊपर आश्रित हो गए थे। अब उनका बस एक ही काम रह गया था, घर में रहकर अपनी बहू बेटों के मुंह से जली कटी बातें सुनना। बेचारे जैसे तैसे करके अपना बुढ़ापा काट रहे थे। हद तो तब हुई तब उनके बहू बेटे ने बिना किसी गलती पर उन पर हाथ उठा दिया। उस दिन जब सोहनलाल जी सुबह सोकर उठे तो देखा उनकी बहू ने उनके सारे कपड़ों को वहीं आंगन में डाला हुआ था और बच्चे उनके कपड़ों पर कूद रहे थे। इससे सोहनलाल जी के कपड़े गंदे हो गए थे। तब उन्होंने बच्चों को प्यार से समझाया, बच्चों इन कपड़ों पर मत कूदो, कपड़े गंदे हो जाएंगे। सोहनलाल जी इतनी देर से अपने कमरे से नीचे आए तो देखा बच्चे अभी भी कपड़ों पर कूद रहे थे। उन्होंने बच्चों को धमकाते हुए कहा, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है क्या? कहा ना कपड़ों पर मत कूदो। बस इतने में सोहनलाल जी की बहू कमरे से बाहर आई और सोहनलाल जी पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चों पर चिल्लाने की? एक तो घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो, ऊपर हंसे हमें आंखें भी दिखाते हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। आज आने दो आपके बेटे को, अगर तुम्हारा दाना पानी घर से बंद न करवा दिया तो मेरा नाम भी अंजू नहीं। सोहनलाल जी की बड़ी बहू बोली। सोहनलाल जी अपनी बहू को समझाने की कोशिश करने लगे, बहू तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। बच्चे कपड़े गंदे कर रहे थे, मैं तो बस उन्हें समझा रहा था। अच्छा, इतना चिल्ला चिल्ला कर मासूम बच्चों पर जरा सी बात के लिए भला कौन चिल्लाता है? सोहनलाल जी की बड़ी बहू अंजू उनसे तू तड़ाक करके बातें करने लगी। इस पर सोहनलाल जी को गुस्सा आ गया। जिस इंसान ने उसके जीवन में किसी से भी तू करके बात तक न की हो, उसे यदि उसका कोई छोटा या खास तौर पर उसकी बहू इस तरीके से व्यवहार करे तो गुस्सा आना स्वाभाविक था। बस सोहनलाल जी भी गुस्से में बोले, बहू यह तुम किस तरीके से बात कर रही हो? सारी तमीज भूल बैठी हो क्या? इतनी ही देर में बहू बिना कुछ सोचे समझे उन पर हाथ उठा देती है और सोहनलाल जी को थप्पड़ मारते हुए अब बोली, अब तू मुझे तमीज सिखाएगा? औकात नहीं है तेरी। अब तू तो खुद पाई पाई के लिए मोहताज है। मुझे तुझसे तमीज सीखने की ज़रूरत नहीं है। चल निकल यहाँ से, अपना काम कर। सोहनलाल जी को गुस्सा बहुत तेज आ रहा था, पर फिर भी वह चुपचाप खड़े रहे। तो उनकी बहू ने बदतमीजी से बात करते हुए दोबारा कहा, घूर क्या रहा है? जाता है यहाँ से? अभी एक और थप्पड़ लगाऊं? एक थप्पड़ खाकर मन नहीं भरा, दूसरा थप्पड़ खाने का मन कर रहा है, तभी यहाँ खड़ा खड़ा मुझे घूर रहा है। कहते हुए उनकी बहू ने जैसे ही हाथ उठाने की कोशिश की, वैसे ही सोहनलाल जी ने उसका हाथ खींचते हुए पीछे की ओर मोड़ दिया। जैसे वक्त भी उनके विपरीत चल रहा था। उन्होंने जैसे ही अपनी बहू का हाथ पीछे की ओर मोड़ा, वह उसे डांट लगाने लगे। इतने में ही सोहनलाल जी का बड़ा बेटा मुकेश घर आ गया और उसने जब अपनी पत्नी का हाथ मोड़ते हुए अपने पिताजी को देखा तो उसने बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में अंदर जाकर अपने पिता का कॉलर पकड़ते हुए उन्हें 2-3 तमाचे लगा दिए। सोहनलाल जी अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका बड़ा बेटा कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। बिना कुछ समझे उनका बड़ा बेटा लगातार एक के बाद एक तमाचे जड़ता ही जा रहा था। इतने में ही उनका छोटा बेटा भी आ गया और उसने जब अपने पिता को पिटते हुए देखा तो वह बोला, भैया आप क्यों पापा को मार रहे हैं? सारी तमीज भूल बैठे हैं क्या? चलिए हटिए यहाँ से। यह किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं आप पापा के साथ? राजेश बोला, तमीज तो यह भूल गए हैं। भला अपनी बहू को शारीरिक रूप से कौन पीड़ित करता है? तू नहीं जानता इसने तुम्हारी भाभी के साथ कैसा बर्ताव किया है। इतनी ही देर में अंजू रोती हुई बोली, हाँ भैया
आपको नहीं पता आपके पिता ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया है। या तो आज के बाद ये इस घर में रहेंगे या फिर मैं रहूँगी। अगर ये इस घर में रहेंगे तो मैं ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊँगी, वह भी हमेशा हमेशा के लिए, और बच्चों को भी अपने साथ ही ले जाऊँगी। तभी राजेश ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे सोहनलाल जी को घर से बाहर धक्के दे के निकाल दिया और बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर कोई इस घर से बाहर जाएगा तो यह बुढ़ा, इसके घर में कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर बड़े बेटे ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं 2 दिनों तक दरवाजे पर बैठा रहा, लेकिन जिस तरह मेरे बेटे ने मुझे ऑफिस से भगाया और मेरा ऑफिस में आना भी बंद कर दिया, इसी तरह उसने मुझे घर से भी बेदखल कर दिया। आजकल का ज़माना कितना उल्टा आ गया है ना बेटा। किसी ज़माने में माँ बाप औलाद को अपनी जायदाद से बेदखल किया करते थे, लेकिन आज के ज़माने में औलाद अपने माँ बाप को बेदखल कर देती है। सोहनलाल जी ने अपने आंसू पोंछते हुए विनय से कहा। तब तक ठंड को चीरती हुई धूप भी निकल आई थी। विनय के दोस्त ने कहा, चलो विनय चलते हैं, हमें देरी हो रही है। तब विनय ने सोहनलाल जी से कहा, बाबा अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। सोहनलाल जी को कुछ समझ नहीं आया और वह विनय की ओर सवालिया नज़रों से देखने लगे। तब विनय ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बाबा यहाँ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, वहाँ आपको आपके जैसे ही बहुत लोग मिलेंगे, जहाँ सभी लोग आपके अपने होंगे, क्योंकि वह सभी भी आप ही की तरह सताए हुए हैं, जिन्हें उन्हीं की औलाद ने ठुकरा दिया है, जिसे केवल तब तक मतलब रखा तब तक उनके पास धन दौलत थी। सोहनलाल जी बोले, बेटा तुम क्या काम करते हो? तब विनय ने कहा, बाबा काम तो मैं कुछ खास नहीं करता, बस मुझे जिस काम में खुशी मिले वही कर लेता हूँ। वैसे तो मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन लोगों की मदद करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं एक प्रेस रिपोर्टर भी हूँ। आप जैसे लोगों की स्टोरी दुनिया तक पहुँचाना ही मेरा काम है। और यह मेरा दोस्त एक वृद्ध आश्रम चलाता है, वहाँ ना जाने आपके जैसे कितने माँ बाप रहते हैं, जिन्हें उनकी औलाद ने ठोकर मारकर घर से निकाल दिया है। तो बताइए बाबा, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? सोहनलाल जी हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा यहाँ मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए भी लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, वहाँ अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर चलोगे तो इससे बड़ी मेहरबानी और क्या होगी। मुझे और क्या चाहिए सिवाय 2 वक्त की रोटी के? मुझे इतना दे दोगे वही काफ़ी है। विनय सोहनलाल जी को अपनी गाड़ी में बिठाकर उन्हें वृद्ध आश्रम पहुँचा दिया। वृद्ध आश्रम में जाकर विनय ने एक चपरासी को बुलाया और एक नया कुर्ता पजामा लाने के लिए कहा। जब वह चपरासी कुर्ता पजामा लेकर आया तो विनय ने वह कपड़े सोहनलाल जी को दिए और कहा, बाबा आज से आपकी सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हो, या फिर यहाँ उपस्थित किसी भी कर्मचारी को। यहाँ सभी आपके बच्चों की तरह हैं। उम्मीद है बाबा धीरे धीरे आप इसे अपना परिवार मानने लगेंगे। तब सोहनलाल जी हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मुझे उस कचरे के ढेर से उठाकर यहाँ तक पहुँचा दिया। और वह बाकी सारे लोगों के साथ वृद्ध आश्रम में रहने लगे। धीरे धीरे उन्हें यहाँ का वातावरण अच्छा लगने लगा। समय के साथ साथ वहाँ कई लोगों ने से उनकी मित्रता भी हो गई। ऐसे ही करते हुए दिन बीत रहे थे। एक दिन सोहनलाल जी देखते हैं कि उनका बड़ा बेटा वृद्ध आश्रम के दरवाजे पर खड़ा है। पहले पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे खुद को समझाते हुए बोले, सोहनलाल तुम भी बुढ़ापे में सटिया गए हो, ना जाने क्या क्या देखते रहते हो। अरे वह ढीठ इंसान यहाँ क्यों आएगा? तुमसे उसे जो चाहिए था वह तो उसे मिल चुका है, फिर भला वह तुम्हारे पास क्यों आने लगा? तब राजेश ने पीछे से आवाज़ लगाई, पिताजी कहाँ जा रहे हैं आप? मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। सोहनलाल जी राजेश को अनदेखा करते हुए चलते गए।
तो राजेश दौड़ता हुआ उनके पास आया और उनका हाथ पकड़कर बोला, पिताजी, इतने दिनों से कहाँ थे आप? मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, पर आप मुझे कहीं नहीं मिले। सोहनलाल जी ने जैसे ही राजेश की तरफ देखा तो वह बोले, क्या कहा? क्या सच में तुम मुझे ढूंढ रहे थे? सोहनलाल जी ने केवल इतना कहा और राजेश के नज़र शर्म से झुक गए। वह झिकझिकाता हुआ बोला, हाँ पिताजी, मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। इतने में सोहनलाल जी अपना हाथ झटकते हुए बोले, यह बात तू भी अच्छे से जानता है और मैं भी, कि तू यहाँ मुझे ढूंढने तो नहीं आया और ना ही मुझे लेने आया है, पर मुझे यह बात समझ नहीं आती कि अब तू मुझसे लेने क्या आया है। मेरे पास तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुझे दे सकूं। जो भी था सब कुछ तो तूने छीन लिया। तब राजेश सोहनलाल जी के पैरों में गिरता हुआ बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने आपके साथ जो किया, आज आपके छोटे बेटे कमल ने भी मेरे साथ वही किया। कमल ने धोखे से प्रॉपर्टी, घर, ऑफिस सब कुछ अपने नाम कर लिया है और उसने मुझे धक्का देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ पापा, आप कुछ कीजिए। कमल को समझाइए कि वह गलत कर रहा है। वह अगर मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा। सोहनलाल जी बोले, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यह तुम दोनों भाइयों के बीच की बात है। तूने उसके साथ भी कुछ गलत किया होगा, तभी उसने तेरे साथ ऐसा किया, वरना वह कम से कम तेरे जितना कमीना तो नहीं है। और तेरे साथ जो भी हो रहा है बहुत सही हो रहा है, तू है ही इसी के लायक। तब राजेश अपने पिता के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हुआ बोला, पापा, आप नहीं जानते शायद, पर कमल ने यह सब आप ही के कारण किया है। उसने मुझसे कहा कि मैं आपको कहीं से भी ढूंढ के निकालूं, उसके बाद ही वह मेरी बात सुनेगा। इसलिए मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, पर कल टीवी पर जब आपकी न्यूज़ देखी तब मुझे कहीं जाकर पता चला कि आप यहाँ इस वृद्धाश्रम में हैं, तो मैं यहाँ आपको लेने आया हूँ। चलिए ना पापा, वरना कमल मुझे घर से निकाल देगा और मेरी बीवी बच्चों को भी। आपको नहीं पता पापा, जिस तरह मैंने आपके साथ किया उसने भी वैसा ही मेरे साथ किया। उसने बिना किसी बात के ऑफिस के सभी कर्मचारियों के सामने मुझे थप्पड़ मार दिया और मेरा कॉलर पकड़कर घसीटते हुए मुझे ऑफिस के बाहर निकाल दिया। पापा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करके आप मेरे साथ चलिए, वरना मुझे और मेरे बीवी बच्चों को भी वह घर से निकाल देगा। तब सोहनलाल जी कुछ सोच विचार करते हुए बोले, बेटा, अगर ऐसा कुछ भी है तब तो तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। अगर कमल को मेरी इतनी ही चिंता है तो वह यहाँ आए, क्योंकि जब मुझे घर से निकाला गया था तब वह भी वहीं खड़े होकर सारा तमाशा देख रहा था। फिर आज क्यों मैं उसके पास दौड़ा चला जाऊं? जिसे भी मुझसे बात करनी है और मिलना है वह यहाँ आ जाए। अब तुम्हारे बहकावे में आकर मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अब यही मेरा घर है और यही सब मेरा परिवार है। इनके अलावा मेरा और कोई नहीं है। तब सोहनलाल जी राजेश की लाख मन्नतें करने के बाद भी नहीं माने। तब मजबूरी में राजेश को वापस जाना पड़ा और अगले ही दिन राजेश कमल को लेकर वृद्धाश्रम में पहुंच गया। कमल जैसे ही अंदर आया, सामने कुर्सी पर बैठे हुए सोहनलाल जी पर नज़र पड़ी, जो कि राधे राधे की माला का जाप कर रहे थे। तो कमल ने अपने पिता को देखकर दौड़ता हुआ उनके पैरों पर गिर गया और जाकर उनसे माफ़ी मांगता हुआ बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैं उस दिन आपके लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन आज आपसे कोई कुछ नहीं कह सकता। आप मेरे साथ घर चलिए पापा, अब आपको इस व्रत आश्रम में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ अपने घर चलिए। तब सोहनलाल जी अपनी कुर्सी से उठे और बोले, मुझे समझ नहीं आता तुम दोनों यहाँ आए क्यों हो? आखिर क्या कारण है तुम दोनों के यहाँ आने का? मेरे पास तो कोई ज़मीन जायदाद भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, फिर यहाँ क्यों आए हो? तब कमल बोला, पापा, मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ना आपकी ज़मीन जायदाद, ना आपका व्यापार।
बस पापा, हमें माफ़ करके आप हमारे साथ घर चलिए। मैं आपको आपकी सही जगह पर वापस ले जाने आया हूँ। वह कंपनी और वह घर आपका है। वह केविन कब से अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा है, जिससे कुछ लोगों ने अब से हथिया लिया था। तब सोहनलाल जी कमल की ओर देखते हुए बोले, अच्छा, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र थी तो भला इतने दिनों तक तुम लोग कहाँ थे? क्यों तुम दोनों ने कोशिश नहीं की मुझे ढूंढने की? और आज तुम्हें बड़ा ही प्रेम पिता आ रहा है। जब तुम्हारा भाई मुझे मारकर घर से बाहर निकाल रहा था, तब तो तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। जब तुम्हारी भाभी मेरे खिलाफ उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रही थी, तब तो तुमने उसे एक बार भी कुछ नहीं कहा। मेरे पिताजी कभी भी ऐसा घिनौना अपराध नहीं कर सकते। फिर अचानक इतना बदलाव आखिर कैसे? अरे, कोई तो कारण होगा। कमल बोला, आपने सही कहा पिताजी। आपने इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि उस वक्त मैं आपका साथ नहीं दिया। अगर मैं भी दिमाग से काम न लेता तो उस वक्त भैया ने मुझे भी घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया होता। पर पापा, मुझे अपनी तनिक भी चिंता नहीं है। बस मैं आपको आपकी अमानत वापस लौटाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने तब भी आपको अकेला नहीं छोड़ा था। दरअसल जब भैया ने आपको ऑफिस से निकाला था, तब चौकीदार ने आकर मुझे सब कुछ बता दिया था। उसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि भैया आप पर हाथ उठा रहे थे। आप जानते हैं मैंने उन्हें रोकने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त भी परिस्थितियां हमारे बिल्कुल विपरीत थीं। यदि मैं उस वक्त चुप ना रहता तो इन लोगों को उनके कर्मों की सज़ा कैसे दे पाता। मैं मानता हूँ यह मेरी गलती है कि मैंने इस बारे में आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताता भी कैसे। जब भैया ने आपको घर से निकाल दिया था, उसी दिन मुझे ऑफिस के एक ज़रूरी मीटिंग के चलते दूसरे शहर जाना था और वहाँ से मैं 5 से 6 दिन के बाद लौटता। जाने से पहले मैंने हमारे मैनेजर को सारी बात बता दी थी और उसे यह भी कहा था कि वह जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक वह आपका ध्यान रखे और आपको अपने साथ ले जाए। पर भैया ने ऑफिस में जाकर मैनेजर को काम में ऐसा उलझा दिया और जब वह आपको लेने के लिए जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर वह जब तक वहां पहुंचा तब तक आप वहां से जा चुके थे। विश्वास कीजिए पिताजी, जब से लेकर आज तक मैं आपको ढूंढ ही रहा हूं और जब आप मुझे नहीं मिले तो मैं बिल्कुल निराश हो चुका था। तब मैंने उन लोगों से बदला लेने का सोचा जिन लोगों ने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, और मैंने कुछ दिन पहले ही आपकी सारी प्रॉपर्टी भैया से वापस छीन ली है। पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया आप मेरे साथ घर चलिए। पापा, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप मैनेजर से पूछ सकते हैं। तभी कंपनी का मैनेजर भी वहां आ गया। तब वह सोहनलाल जी को बता रहा था कि जब वह आपको लेने आ रहा था तब किसी तरीके से राजेश ने उसे काम में उलझा दिया और बाद में जब वह फिर से आपको लेने के लिए निकला तो गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर मैं आपको लेने ना आ सका। 2-3 दिन बाद जब मुझे होश आया तो मैं आपको लेने पहुंचा तो मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन दरवाजे के आसपास कोई नहीं था। कमल अपने पिता के पैरों में बैठकर फूट फूट कर रो रहा था और उन्हें अपने साथ चलने के लिए मना रहा था। जब सोहनलाल जी ने कमल की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखे और सारी बात सुनी तो उन्हें कमल को माफ़ कर दिया और उसके साथ जाने को तैयार हो गए। कमल अपने पिता को लेकर वापस अपने घर चला गया। आज इतने दिनों बाद सोहनलाल जी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, जिसे उनके नालायक बेटे ने उनसे छीन लिया था, पर उनके छोटे बेटे ने उन्हें उनका सब कुछ वापस लौटा दिया और आज वह अपने ही ऑफिस में पूरे सम्मान और पूरे अधिकार के साथ बैठे हुए थे। उनका छोटा बेटा मैनेजर के तौर पर कंपनी का कार्यभार संभाल रहा था और अपने बड़े बेटे को ऑफिस घर दोनों जगह से बेदखल कर दिया गया था। बेटे को उसके कर्मों की सज़ा मिल चुकी थी। इतना आलीशान घर
ऑफिस छोड़कर आज उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। सोहनलाल जी अब हर महीने वृद्धाश्रम में जो उन्होंने कुछ दिन बिताए थे उसमें डोनेशन देने लगे थे और रविवार की हर छुट्टी वह उस वृद्धाश्रम में अपने नए बने हुए दोस्तों के संग बिताया करते थे। दोस्तों, बड़े बेटे को सज़ा देकर सोहनलाल जी ने सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या छोटे भाई ने अपने बाप का बदला लेने के लिए बड़ी भाई के संग जो सुलूक किया वो सही था या गलत? प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पास में लगी घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों।